हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 25 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एयरपोर्ट की सर्वे के अनुसार देश का कौन सा एयरपोर्ट यात्री सुविधा में शीर्ष पर रहा? तो वाराणसी एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की कुल लागत में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? तो इसमें जो उत्तर प्रदेश है वो दूसरे स्थान पर रहा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको लास्ट 6 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जन्मे झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिबते रजी का निधन हो गया? तो ये जो सैयद सिबते रजी थे, इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? तो ये बन गया है दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 23 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक ये किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टो कप 2022 में भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है? तो इन्हें हराया है आर प्रज्ञान आनंद ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ऐसी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पैरा शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस जिले में स्थित बांके बिहारी मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाए जाने का प्रस्ताव बनाया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B मथुरा। दोस्तों, मथुरा जो जिला प्रशासन है उसने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जो है मंगला दर्शन के दौरान जो बांके बिहारी मंदिर है यहाँ पर भीड़ के दबाव के चलते जो 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, तो इसके बाद जो है ऐसा फैसला किया गया कि यहाँ पर भी काशी विश्वनाथ की तर्ज पर जो है बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, क्या हुआ था यहाँ पर जो बांके बिहारी मंदिर है तो उस दौरान जो यहाँ पर भीड़ के चलते 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और उसी के चलते यहाँ पर जो है कहा गया कि काशी विश्वनाथ की तर्ज पर यहाँ पर भी जो है बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाया जाएगा। वृंदावन में बिहार रिजी कॉरिडोर से ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का स्वरूप बदल जाएगा। कॉरिडोर बनने से जो सकरी गलियां हैं उनसे जो है श्रद्धालुओं को मुक्ति मिलेगी, साथ ही जन सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। नवनिर्मित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को वृंदावन के लिए आधार बनाया जा रहा है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जो मथुरा में बांके बिहारी मंदिर है ये भी काशी विश्वनाथ की तर्ज पर जो है बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जाएगा। और कॉरिडोर में क्या होगा, तो जो मंदिर है यहाँ पर जो भी जन सुविधाएं हैं वो जो है लोगों को मुहैया कराई जाएंगी, जो श्रद्धालु होंगे उन्हें। और इसके साथ ही जो यहाँ पर सकरी गलियाँ हैं उनको भी जो है चौड़ा किया जाएगा ताकि भीड़ के समय में ऐसी जो घटनाएँ हैं वो सामने देखने को ना मिलें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ODUP योजना के अंतर्गत जिलों के उत्पादों को कितने श्रेणी में रैंकिंग प्रदान की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D 5 श्रेणियों में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो योजना है ODUP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ये जो है अपने आप में काफ़ी सफल योजना है
और इसी के चलते प्रदेश में कई सारी योजनाएं भी शुरू की गई थी इसी की तर्ज पर। जैसा कि आपको याद होगा, एक तहसील एक उत्पाद योजना शुरू की गई, एक जिला एक खेल योजना शुरू की गई थी इसी की तर्ज पर। तो ये सारी योजनाएं हमारे प्रदेश में शुरू की गई थी। और दोस्तों अभी क्या हुआ कि जो ODOP योजना है इसमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, ध्यान रखेंगे आप, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तय मानकों के आधार पर जो उत्पाद होंगे हर एक ज़िले के, उन्हें जो है रैंकिंग दी जाएगी। और ये जो रैंकिंग है वो 5 श्रेणियों में जारी की जाएगी। अच्छी रैंकिंग वाले जिलों और उत्पादों को प्रेरित और सम्मानित भी किया जाएगा। इसमें निर्धारित किया गया है कि जिलों को ODOP योजना में शामिल उत्पादों की मांग बढ़ाने, कौशल विकास करने, रोजगार सृजित करने, उत्पादों की गुणवत्ता अवसंरचना को मजबूत बनाने आदि के आधार पर 5 श्रेणी में रैंकिंग दी जाएगी। कौन कौन सी? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार रैंकिंग दी जाएगी। ये जो रैंकिंग है वो समय समय पर जिलों द्वारा तय मापकों के अनुसार सुधार और नवाचार के आधार पर अपडेट की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो सभी 75 जिले हैं और हर एक जिले के लिए एक उत्पाद चुना गया है। तो अब क्या किया जा रहा है, जो भी जिले का उत्पाद जो है बेहतर प्रदर्शन करेगा तो उसे जो है बेहतर रैंकिंग दी जाएगी। यानी जो उत्पाद हैं सभी जिलों के, इन्हें रैंकिंग दी जाएगी 5 श्रेणियों में, और जो सबसे अच्छी रैंकिंग होगी वो 5 स्टार रैंकिंग होगी। और इसी के चलते जो भी अच्छी रैंकिंग वाले जिले होंगे तो उनके उत्पादों को जो है सम्मानित भी किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप, ऐसा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। ODOP योजना के लिए जो है रैंकिंग दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंगा सहित सभी नदियों की निगरानी ऑनलाइन करने का निर्णय लिया? तो ऐसा जो है निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में गंगा समेत प्रदेश की सभी नदियों की जो निगरानी है वो अब ऑनलाइन तरीके से की जाएगी। नदियों में गिरने वाला जो सीवेज है इसे रोकने के लिए बनाए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इन हाईटेक कैमरों के जरिए जो कंट्रोल रूम में अधिकारी होंगे विभाग के, वो इसकी निगरानी करेंगे और इसके चलते नदियों की स्वच्छता की 24 घंटे ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। दोस्तों ये जो ऑनलाइन निगरानी की जाएगी इसके लिए जो कंट्रोल रूम बनाया जाएगा वो कहाँ पर बनाया जाएगा? तो लखनऊ में ये कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहाँ पर जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसकी 24 घंटे निगरानी की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में गंगा सहित सभी नदियों की निगरानी जो है अब ये ऑनलाइन तरीके से की जाएगी। ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाता है किस राज्य में ऐसा जो फैसला है वो किया गया है कि ऑनलाइन निगरानी की जाएगी, तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में ऐसी पहल शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। दोस्तों केंद्र सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ये लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। उद्देश्य क्या है इसका? तो जितने भी पुरस्कार हैं, विभिन्न मंत्रालयों की जो पुरस्कार हैं, उन्हें एक मंच पर लाना इसका उद्देश्य है। और जो नागरिक हैं उन्हें सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों या संगठनों को नामांकित करने की सुविधा भी जो है इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान की गई है। यानी कि क्या है कि ये जो पोर्टल है इसके माध्यम से जो विभिन्न व्यक्ति और संगठन हैं उन्हें नामांकित करने की भी जो है इसमें क्या हो जाएगी, सुविधा मिल जाएगी। यानी इसी पोर्टल के माध्यम से जो है व्यक्ति को या किसी संगठन को नामांकित किया जा सकेगा। इस पोर्टल से पहली बार सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों की जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। यानी ये जो पोर्टल है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, यहाँ पर भारत सरकार के जितने भी जो पुरस्कार हैं उन सब की जानकारी जो है इसी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। तो ये बात भी यहाँ पर रहेगी। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये पंजाब के दौरे पर गए और यहाँ पर इन्होंने मल्लापुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 300 बिस्तरों वाला यह अस्पताल होगा और ये अनुसंधान केंद्र 648 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, जो उत्तर भारत में लोगों को कैंसर के इलाज की सुविधा प्रदान करेगा। तो ध्यान रखेंगे आप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हाल ही में पंजाब के दौरे पर थे
और यहाँ पर इन्होंने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। दोस्तों यहाँ पर पंजाब की बात है तो यहाँ पर हम मैप में देखेंगे पंजाब कहाँ पर पड़ता है। तो ये हमारा इंडिया का मैप है और यहाँ पर आप देखेंगे ये पड़ता है पंजाब, जो मैं रेड लाइन से कर रहा हूँ, आप देखेंगे ये पंजाब है। ऊपर की ओर जो पंजाब है यहाँ पर देखेंगे ये है पंजाब। जो पंजाब है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को टच कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ऊपर की ओर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे राजस्थान है, ये हरियाणा है। तो ये राज्य हैं जो कि किसको टच करते हैं, पंजाब को। दोस्तों पंजाब की कैपिटल क्या है, तो चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब में लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो भी ध्यान रखेंगे 13 और 7 यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता। तो इन्हें जो है ये जो पुलित्जर पुरस्कार है वो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों बांग्लादेश में जो जन्मी फहमीदा अजीम है इन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। किस श्रेणी में इन्हें ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के तहत ये पुरस्कार दिया गया। दोस्तों ये जो फहमीदा अजीम है ये यूएस की इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका के लिए काम करती हैं। इन्हें जो है जो ये पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है ये एंथनी डेल कर्नल, जोस एडम्स और इनसाइडर के वॉल्ट हिक्की सहित 4 पत्रकारों के में इन्हें शामिल किया गया जो कि पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये पुलित्जर पुरस्कार के लिए 4 जो पत्रकार हैं ये शामिल रहे इसमें। उन्हें ये जो पुरस्कार है उइगरों पर चीनी उत्पीड़न के बारे में लिखने के लिए दिया गया। किसे, जो ये फहमीदा अजीम है। तो ध्यान रखेंगे जो फहमीदा अजीम है ये बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ और हाल ही में इन्हें जो है पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस श्रेणी के तहत, तो ध्यान रखेंगे इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए। अगला क्वेश्चन है, यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली कौन भारत की पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मनीषा कल्याण। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों जो भारतीय महिला फुटबॉलर हैं मनीषा कल्याण, इन्हें जो है यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट यानी कि यूईएफए की महिला चैंपियंस लीग में डेब्यू करते हुए इतिहास रचा। इन्होंने अभी जो है इसमें भाग लिया था। तो मनीषा कल्याण यूएफईए, ध्यान रखेंगे यूएफईए महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली प्रथम भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं। यहाँ पर क्या होगा, यूएफए यानी कि यूईएफए, ध्यान रखेंगे आप यूईएफए यूएफए। साल 2021 में दोस्तों जो मनीषा कल्याण है इन्हें कौन सा जो अवार्ड है वो दिया गया था, तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब इनको दिया गया था साल 2021 में। और इसके साथ ही साल 2021-22 में इन्हें जो है AIFF द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर भी चुना गया था। तो ये दोनों अवार्ड ध्यान रखेंगे। और अभी जो है इनके नाम पर क्या रिकॉर्ड बना कि यूईएफए महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली ये प्रथम भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं। नाम क्या है, मनीषा कल्याण। अगला क्वेश्चन है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, बृहस्पति। दोस्तों नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसके द्वारा हाल ही में सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, इसकी तस्वीरें खींची गई हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद ही अलग हैं। अभी तक जो बृहस्पति की तस्वीरें थी उससे ये हट कर के हैं। ये जो तस्वीरें हैं इसमें जो बृहस्पति है उसे हरा और नीला दिखाया गया है। ये जो तस्वीरें हैं इसमें ग्रह को उसके सभी महत्वपूर्ण अवयवों के साथ देखा जा सकता है, जिसमें विशाल तूफान, अरोरा और अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्र भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो अमेरिका का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसने जो है बृहस्पति की एक अलग ही तस्वीर जो है खींची है, तो इसके चलते काफ़ी चर्चा में। नाम ध्यान रखेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हो सकता है एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये किस देश से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे अमेरिका से ये संबंधित है। दोस्तों जो बृहस्पति की तस्वीरें खींची गई हैं तो यहाँ पर आप एक तस्वीर देखेंगे, इस तरह की जो तस्वीर है वो खींची गई है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर यहाँ पर हरा कलर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू है। इसके साथ ही यहाँ पर थोड़ा ये बीच में जो है वाइट भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बृहस्पति ग्रह है ये पूरा इसमें कलर्ड दिखाया गया है कि किस तरह का जो इसमें कलर है बृहस्पति में। तो ये इमेज जो है आई है कहाँ से, अमेरिका का जो नासा है उसने जो एक टेलीस्कोप बनाया था, कौन सा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। दोस्तों बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बृहस्पति से संबंधित भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वही है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे बृहस्पति ये जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इंग्लिश में से क्या कहा जाता है, तो जुपिटर इसे इंग्लिश में कहते हैं। दोस्तों ये जो ग्रह है इसे सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो 12 साल जो है इसे लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। और ये जो बृहस्पति ग्रह है इसके उपग्रह में सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है, तो ज्ञानीमीड ये जो है बृहस्पति के उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो ज्ञानीमीड उपग्रह है ये किस ग्रह का उपग्रह है, तो ध्यान रखेंगे आप ये बृहस्पति का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री यानी कि तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई है, एक अध्ययन किया गया है, किसके द्वारा, तो कंटेम्पररी पुर्तगाल डेटाबेस पोर्डेटा द्वारा एक अध्ययन जो है किया गया और उसके अनुसार ये बताया गया कि जो पुर्तगाल है ये यूरोपीय संघ में सबसे तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है। दोस्तों 1990 की अगर बात करें तो 1990 में पुर्तगाल ने प्रत्येक 100 युवा लोगों के लिए 66 बुजुर्गों को पंजीकृत किया था, यानी प्रत्येक 100 युवा लोगों पर 66 बुजुर्ग थे। जबकि दोस्तों पिछले 3 दशकों में देखा जाए, अभी आज की डेट से प्रेजेंट टाइम से पिछले 3 दशकों में अगर देखा जाए तो इस देश में बुजुर्गों की आबादी 3 गुना बढ़ गई है। और वर्तमान में अगर हम आंकड़े देखें तो वर्तमान में जो देश है यहाँ पर 100 युवा पर जो 100 युवा हैं जो कि 14 वर्ष की आयु तक हैं, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 14 वर्ष की आयु तक के जो युवा हैं 100 युवा, उनमें अगर हम तुलना करें तो 182 बुजुर्ग 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के इसमें पंजीकृत किए गए। जबकि 1990 में क्या था कि 100 युवा लोगों पर 66 बुजुर्ग थे, लेकिन आज की डेट में 100 युवा लोगों पर कितने हैं, 182 बुजुर्ग हैं, जो कि और बुजुर्गों की जो एज है वो कितनी है, 65 वर्ष या उससे अधिक, और युवा कितनी है, तो ये 14 वर्ष तक के युवा माने गए हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ में सबसे तेजी से बूढ़ा होने वाला देश जो है वो कौन सा बन गया, तो ये पुर्तगाल है, क्योंकि यहाँ पर जो है बुजुर्गों की जो संख्या है वो 100 युवाओं पर 182 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गरबा को। भारत सरकार ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो लोक नृत्य है गरबा, इसको नामांकित किया है। यूनेस्को के निदेशक हैं एरिक फोल्ट। उनके अनुसार 2021 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दुर्गा पूजा पर्व को शामिल किया गया था। और अभी जो है 2022 के लिए किसको नामित किया गया, तो भारत ने गरबा को नामित किया है 2022 के लिए। जुलाई में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए भारत को यूनेस्को द्वारा 2003 के कन्वेंशन की विशिष्ट अंतर सरकारी समिति में सेवा के लिए चुना गया था। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे कि अभी जो है भारत ने यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में नामित करने के लिए किस लोक नृत्य को नामांकित किया है, तो गरबा को नामांकित किया गया। जबकि 2021 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दुर्गा पूजा पर्व को शामिल किया गया था। 21 में दुर्गा पूजा पर्व और 22 में भारत ने नामित किया है गरबा को। तो ये बात यहाँ पर आप याद रखेंगे। दोस्तों यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनेस्को से संबंधित भी आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर याद रखेंगे आप पेरिस, फ्रांस। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी यूनेस्को की, तो 16 नवंबर 1945 को जो है इसका गठन किया गया था। तो दोस्तों ये थे 25 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि कौन सा राज्य देश की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करने जा रहा है।
इसका जो करेक्ट आंसर था वो नंबर सी था, उत्तर प्रदेश। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करूँ। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।